जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शक, यदि मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाई गई है जिसे नहीं छुपाना चाहिए था, तो ये बात गलत नहीं होगी। मेरी इस बात को प्रमाणित करने के लिए पहले मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूं, फिर आप निर्णय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि जो मैं बात कह रहा हूं वो कितनी सही है। दर्शक, यदि मैं आपसे कहूं कि यदि संसार में सब चीज एक ही तरह की होती, यानी कि अगर पेड़ है तो एक ही तरह का पेड़ होता, फल है अगर एक ही तरह का फल होता, फूल है यदि एक ही तरह का फूल होता, जानवर भी है तो एक ही तरह का होता, पक्षी है एक ही तरह का होता, रंग भी यदि एक ही तरह का होता, तो ये संसार कैसा होता। आप जब अपने आसपास सारी चीजों को देखते हैं तो आप देखते हैं कि इतनी सारी विविधताएं आपके आसपास हैं जिसको देख करके हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि संसार में कितनी विविधताएं हैं, ये कितने प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। यहां तक कि मिट्टी के रंग भी अलग अलग हैं, पानी का स्वाद भी अलग अलग है, पानी की गुणवत्ता भी अलग है, पहाड़ों पर पाया जाने वाला पत्थर भी अलग अलग है, इंसान की सोच भी अलग है, मानव प्रकृति का स्वभाव भी अलग है, जीव जंतु भी इतने सारे हैं कि न जाने कितनी योनियां इसमें समा जाए। लेकिन दर्शकों, बात मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं कि यदि एक ही चीज से काम चल जाता तो फिर इतनी सारी बनाने की आवश्यकता ही क्या थी। और ये बात अगर आप समझ लेंगे तो आपको इस संसार का इतना बड़ा रहस्य समझ में आ जाएगा कि उसके पश्चात आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी कोई तकलीफ आपको आ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। दर्शकों, इस पूरे संसार का निर्माण किसी एक चीज से नहीं हुआ है। अलग अलग एलिमेंट्स यहां पर काम करते हैं और उनके संयुक्त प्रभाव से यह संसार जन्म लेता है। कहीं की कोई मिट्टी किसी के लिए सुटेबल है, कहीं का कोई वातावरण उसके लिए अनुकूल है, कहीं का पानी उसके लिए अनुकूल है, कहीं की जलवायु उसके लिए अनुकूल है, तो कहीं की परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल है। यानी कि प्रकृति ने हर चीज को उस स्थान विशेष की योग्यता के आधार पर तैयार किया है ताकि उसी स्थान पर रहने वाले लोगों को आसानी से उनकी आजीविका या इस प्रकृति के विविध रूप देखने को मिल सके। लेकिन जब बात आती है इंसान की, तो हम इंसान को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हम पूरी दुनिया के इंसानों को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं और वो देखते हैं आत्म तत्व के आधार पर। आध्यात्मिक लोग आत्मा के स्वरूप के आधार पर पूरी दुनिया के अंदर लोगों को देखते हैं, मानव जाति को देखते हैं। संपन्न लोग अमीरी और गरीबी के आधार पर इस संसार के अंदर लोगों को देखते हैं। पढ़े लिखे लोग शिक्षित और अशिक्षित के दृष्टिकोण से संसार को देखते हैं। व्यापारी वर्ग लाभ हानि या अपने फायदे के दृष्टिकोण से संसार को देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र के लोग स्वस्थ और अस्वस्थ इस दृष्टिकोण से संसार को देखते हैं। यानी कि संसार के अंदर हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से संसार को देखता है और जो लोग वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को चरितार्थ करते हैं वो इस पूरे संसार के अंदर अपना एक परिवार देखते हैं। तो क्या वास्तव में इंसान एक जैसा ही है या इंसान की भी कोई कैटेगरी है जिसे हम जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है? अगर इंसान की भी कोई कैटेगरी है तो वो क्या है, वो किस तरह से काम करती है? इसी बात का जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में दे भी रहा हूं। दर्शकों, जब से ये संसार बना उसके पश्चात जब मानव ने विकास किया, उसके बाद वेदों की रचना हुई और वेदों की रचना के साथ ही ज्योतिष का भी निर्माण हुआ। यानी ज्योतिष का निर्माण वेदों की रचना से भी पहले किया जा चुका था। तभी कहा गया कि वेदों की आंख है ज्योतिष। और क्यों कहा गया? क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए आपको एक मूलभूत सिद्धांत तो चाहिए और इसी मूलभूत सिद्धांत को यदि आप समझेंगे तो आप पूरी वस्तु का
डिटेल एनालिसिस भी कर पाएंगे और उसकी योग्यता को परख भी पाएंगे। और यही कारण है कि ज्योतिष विद्या के अंदर इंसान का वर्गीकरण किया गया। इंसान का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया कि किस तरह की ऊर्जाएं इंसान को मिलती हैं जो उसके अंदर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं को जन्म देती है। इसीलिए 12 राशियों का निर्माण किया गया। 12 राशियां अर्थात 12 तरह के लोग, जिनमें एक विशेष गुण है, एक विशेष योग्यता है, उनकी अपनी सोचने समझने का एक दायरा है, उनकी एक प्रतिभा है और जिसके अंदर उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। जिसका मंगल तत्व अच्छा है उसकी बहादुरी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मंगल को रिलेट किया गया हनुमान जी के साथ। जिसका बुद्ध एलिमेंट अच्छा है उसकी बुद्धि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं गणेश जी। और जिनका बृहस्पति तत्व अच्छा है उनके ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए वो संत महात्मा कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास इस सृष्टि के सारे रहस्य होते हैं और उन्हीं का पदार्पण वो आने वाले समय के अंदर संसार के दृष्टिकोण से इस संसार में करते भी हैं। लेकिन दर्शकों, आज के समय में हम केवल और केवल इंसान को एक ही दृष्टिकोण से पहचानते हैं कि सारे मनुष्य एक जैसे हैं, सबको समानता मिलनी चाहिए। हम केवल दो चीजों पर भी अगर कहें कि स्त्री और पुरुष, तो वहां पर भी हमने समानता का पैमाना लगाया हुआ है कि स्त्री और पुरुष में भी अब कोई भेद नहीं होना चाहिए। जबकि वास्तविकता यह है कि कुछ गुण ऐसे स्त्रियों को दिए गए हैं, माताओं बहनों को दिए गए हैं जिसका मुकाबला पुरुष नहीं कर सकते, और कुछ शारीरिक क्षमताएं पुरुषों को ऐसी दी गई है जिसका मुकाबला माताएं बहनें नहीं कर सकती। यहां तक कि हमारी शारीरिक बनावट में भी ऊपर वाले ने कुछ भेद किए हैं। चाहता तो ऊपर वाला भी हम सबको एक जैसा बना सकता था, लेकिन फिर भी उस ऊपर वाले की बनाई हुई इस इंसान की कृति के अंदर भी आप पाएंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न है। क्योंकि यदि आप किसी के अंगूठे का निशान यदि लेंगे तो इस संसार के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा जिससे उसके अंगूठे का निशान मैच करता हो। ये इतनी बड़ी विविधता ऊपर वाले ने हमारे लिए की है। हमारे आंखों की पुतलियां किसी और के साथ मैच नहीं करती है। ये इतनी बड़ी विविधता ऊपर वाले ने हमारे साथ की है। तो इसके पीछे कारण क्या है, प्रयोजन क्या है? इसके पीछे एक ही प्रयोजन है कि इस विविधता के अंदर भी हमारे अंदर बहुत से ऐसे गुण हैं, यदि जिनका हमें पता हो तो हम अपने अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने क्षेत्र के अंदर उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना एक मनुष्य के लिए शायद असंभव हो। क्योंकि ज्योतिष विद्या के अंदर वो प्रमाण मिलते हैं कि 12 राशियां और 12 लग्न, यानी 144 तरह के लोग इस संसार में हैं जिनकी विविधताएं अलग अलग हैं, जिनकी योग्यताएं अलग अलग हैं, और ये विविध रूप हमें इस संसार के अंदर मनुष्य के अंदर देखने को मिलते हैं। आपने सुना होगा मेरी तो मेष राशि है। अगर आपकी मेष राशि है तो आपका लग्न मेष भी तो हो सकता है, आपका वृषभ भी तो हो सकता है, आपका मिथुन लग्न भी तो हो सकता है, आपका कर्क लग्न भी तो हो सकता है। तो केवल मेष राशि का प्रभाव आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, ये कैसे संभव है? इसीलिए मेष राशि वाले भी 12 तरह के लोग हो सकते हैं। और इसी तरह से 12 राशियों के अंदर 12 लग्न और 12 राशियों का कॉम्बिनेशन यदि हम देखेंगे तो 144 तरह के लोग इस संसार में हैं। अलग अलग योग्यताएं इंसान को भगवान ने दी है। हम केवल यदि उसका अनुसरण कर लें तो हम अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्गीकरण के अलावा फिर स्त्री का, पुरुष का, अमीर का, गरीब का, ऊंचे का, नीचे का, ये सब वर्गीकरण हमको करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि संसार के अंदर जो योग्यता आपके पास है, ऐसी योग्यताएं और जिन लोगों के पास है उनके साथ आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। और यही कारण था कि पहले के समय में जिनका बृहस्पति अच्छा होता था उन्हें
ज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए कहा जाता था, जिनका मंगल अच्छा होता था उन्हें सेना के अंदर काम करने के लिए कहा जाता था, जिनका बुद्ध अच्छा होता था उन्हें व्यापार के लिए कहा जाता था, और इसी तरह से जिनका सूर्य अच्छा होता था उन्हें शासन की व्यवस्था दी जाती थी। और धीरे धीरे करके ये व्यवस्थाएं हमारे जीवन में शामिल हुई, लेकिन बाद में इसका एक अनैतिक रूप भी हमारे सामने आया। इसे हमने वर्ण व्यवस्था में तब्दील कर दिया, और जिसकी वजह से फिर जाति प्रथा आरंभ हुई। इसीलिए किसी भी चीज की शुरुआत तो शुभ होती है, अच्छे के लिए होती है, लेकिन बाद में उनमें इतनी विकृति आ जाती है कि वो चीज हमारे लिए ही परेशानी का कारण बन जाती है। जैसे जब सबसे पहले मोबाइल आए तो हमारे लिए एक संचार क्रांति आई, लेकिन आज वही मोबाइल हमारे लिए एडिक्शन का कारण भी बन रहा है। आज के युवा बच्चे उसको लेकर के कितने ज्यादा प्रभावित हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए विज्ञान की तरक्की सदैव हमें एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा करती है जहां से उसके साइड इफेक्ट उसके फायदे से कहीं ज्यादा हो जाते हैं, और जिसके पश्चात हमें उसको त्यागना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति का इन ऊर्जाओं के आधार पर विकास होता है तो वो क्षमताएं मनुष्य को उस चरम सीमा पर लेकर जाती है जहां से उस व्यक्ति की उन क्षमताओं का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, और उसका फायदा इंसान को मिलता है, पूरी मानव जाति को मिलता है। इसीलिए उस समय के वैदिक काल के अंदर जिनके भी बृहस्पति अच्छे थे उन्हें ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने का मौका दिया गया, और उस समय पर उन्होंने गणित जैसी ऐसी विधा को प्रचलित किया, उसकी खोज की, उसका निर्माण किया, जो आज भी प्रासंगिक है और इस पूरी सृष्टि के नियम कायदों को और इसके रहस्य को प्रकट करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये तभी संभव हुआ जब उन्होंने अपनी उस क्षमता का प्रयोग किया। इसीलिए दर्शकों, अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानिए, उसका वर्गीकरण पहचानिए कि आप किस लग्न और किस राशि के कॉम्बिनेशन के व्यक्ति हैं, और उसके आधार पर अपने जीवन को मैनेज कीजिए। मेरा यह मानना है कि इसके पश्चात आपके जीवन के अंदर कोई समस्या आपके लिए ज्यादा लंबे समय तक रह पाई, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जब आपके निर्णय ठीक होने लगेंगे, आपने जो निर्णय लिया वो ठीक है, तो परिणाम भी ठीक होगा, और परिणाम ठीक होगा तो भविष्य भी ठीक होगा। क्योंकि आप जब भी कोई परेशानी में होते हैं तो आप पाते हैं, आप ये सोचते हैं कि काश उस समय मैंने ये निर्णय नहीं लिया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती, काश उस समय मैंने ये गलती ना की होती तो आज ये परिस्थिति नहीं होती, काश उस समय मैं ये कर लेता तो आज मैं कहां होता। ये काश जो आप सोचते हैं, उस दिन ये बात आपके समझ में क्यों नहीं आई कि काश मैं ऐसा कर लूं, या अभी मैं ऐसा कर लूं, अभी मैं ये निर्णय ना लूं, क्योंकि उस समय आप वही थे, लेकिन आपकी ऊर्जा को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां कुछ और थी, और उसके अनुसार ही आपको भविष्य के अंदर वो निर्णय प्राप्त हुए जिसे आप नहीं पाना चाहते थे। इसीलिए दर्शकों, इस ज्योतिष विज्ञान के नए स्वरूप को समझिए, ये हमारे लिए कितना कारगर है। आज के इस आधुनिक विज्ञान के अंदर अगर आप वैज्ञानिक तरीके से इस ज्योतिष को समझने का प्रयास करेंगे तो आप अपने जीवन के अंदर सफलता के उन सूत्रों को प्राप्त कर लेंगे जिसको प्राप्त करने के पश्चात आपके जीवन में परेशानी शेष ही नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।